India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी, कहा शहर में प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन जनता को परेशान करने का नहीं। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पर जोर देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। कहा पहचान के एकमात्र साधन के रूप में आधार पर जोर गलत। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित 3 अलग अलग मामलों में कुल 7 लोगों के खिलाफ आरोप तय। कहा पीड़ितों के बयानों को अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकता। रेप पीड़िता की सुनवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश। कहा बलात्कार पीड़िता की गरिमा को बरकरार रखें। जिरह में गलत सवालों को रोकना जज का कर्तव्य। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने किसान समूह से पूछा कि एक बार जब किसान समूह पहले ही विवादास्पद कृषि कानूनों को चुनौती देने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा चुका है, तो कानूनों के खिलाफ विरोध जारी रखने का क्या मतलब है। न्यायमूर्ति एएम खनविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने यह सवाल मौखिक रूप से किसान समूह किसान महापंचायत से किया, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि न्यायमूर्ति ने अपने पूरे शहर का गला घोट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांग करने वाले किसानों या किसान महापंचायत के रुख पर आपत्ति जताई, जो अदालतों में कानूनों की वैधता को चुनौती देने के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसान महापंचायत संगठन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लंबे समय से विरोध कर रहे किसानों ने पूरे शहर का गला घोट दिया है और अब शहर के अंदर आकर उत्पात मचाना चाहते हैं। क्या शहर के लोग अपना कारोबार बंद कर दें या आपके प्रदर्शन से लोग खुश होंगे। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक बार कानूनों को अदालतों में चुनौती देने के बाद विरोध करने वाले किसानों को विरोध जारी रखने के बजाय व्यवस्था और अदालतों में अपना विश्वास रखना चाहिए। पीठ ने कहा आपको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन राजमार्गों को ब्लॉक कर लोगों को परेशानी में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले आपने शहर के बाहर सड़कों को अवरोध किया और अब आप शहर के भीतर आना चाहते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। पीठ ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसान यातायात बाधित कर रहे हैं, ट्रेनों और राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर भी प्रदर्शन करने की मांग के लिए याचिका दायर कर रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शन करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता किसान महापंचायत संगठन से कहा पहले आप हलफनामा दायर कर बताएं कि फिलहाल सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारियों से आपका कोई संबंध तो नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने याचिका की प्रति केंद्रीय एजेंसी और अटॉर्नी जनरल को देने का भी आदेश जारी किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा सड़क की नाकेबंदी को हटाने के लिए क्या कर रही है। शीर्ष अदालत ने एक बार फिर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सड़कों को हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें कोविन पोर्टल पर कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए
आधार विवरण जमा करने के आग्रह को चुनौती दी गई थी। वकील सिद्धार्थ शंकर शर्मा की याचिका पर कहा गया कि पहचान के एकमात्र साधन के रूप में आधार पर जोर देना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि कोविन पोर्टल पर 7 फोटो आईडी कार्ड सूचीबद्ध है और इसमें से किसी का भी उपयोग टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करने के लिए पंजीकरण के लिए किया जा सकता है। हालांकि कोविन पोर्टल पर टीकाकरण केंद्र प्राधिकरण के प्रोफाइल एक्सेस पेज से वैक्सीन लगाने से पहले किसी व्यक्ति को आधार के माध्यम से सत्यापित करना अनिवार्य हो जाता है। शुक्रवार को जब याचिका पर सुनवाई हुई तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोविन के अनुसार अन्य फोटो आईडी स्वीकार किए जाते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता मयंक क्षीरसागर ने कहा कि कोविन पर पंजीकरण 7 आईडी में से किसी के माध्यम से हो सकता है। टीकाकरण केंद्र आधार पर जोर देते हैं क्योंकि कोविन से जुड़ी उनकी प्रोफाइल अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कागजों पर सब कुछ ठीक है, लेकिन वो आधार टीकाकरण केंद्र पर चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित 3 अलग अलग मामलों में दंगा, गैरकानूनी असेंबली और आईपीसी के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अपराधों के लिए कुल 7 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने संदीप भाटी के खिलाफ एफआईआर में आरोप तय किए। ये आरोप लगाया गया है कि भाटी ने शाहरुख को केवल इस तथ्य के कारण गोली मार दी थी कि वो एक अलग समुदाय से था। यह आरोप लगाया गया था कि दोनों ने दंगों को नियंत्रित करने के लिए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन में लोक सेवकों को बाधित किया और गोलियों से एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तीसरी प्राथमिकी में शिकायतकर्ता इलियास की दुकान और घर में आगजनी, आपराधिक अत्याचार, चोरी और तोड़फोड़ करने के आरोप में अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए। हाल ही में न्यायाधीश ने एक नूर मोहम्मद के खिलाफ दिल्ली दंगों के 3 मामलों से संबंधित एक गैर कानूनी असेंबली और अन्य अपराधों के सदस्य होने के कारण दंगा करने के आरोप तय किए थे। उसी न्यायाधीश ने एक अन्य मामले में रोहित के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा था कि भले ही इस मामले में जांच बेहद कठोर और असक्षम प्रतीत होती है, लेकिन पीड़ितों के बयानों को अदालत द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार लोगों को घर में राशन पहुंचाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। इन दुकानों पर ऐसे लोगों के लिए राशन भेजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि हम 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार पहले प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान चला रहे हैं। व्यक्ति को पत्र लिखकर उन राशन कार्ड धारकों की जानकारी दें जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। उसके बाद इस विकल्प का चुनाव करने वालों को उचित मूल्य की दुकान से राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में राशन दुकानदारों को पता होगा कि किन किन लोगों के घर राशन पहुंचा रहा है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि हम 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को पत्र लिखकर उन राशन कार्ड धारकों की जानकारी दी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को चेतावनी दी है कि वो सुनिश्चित करें कि बलात्कार पीड़िता की गरिमा की रक्षा की जाए, जिसके दरमियान पूछताछ का मकसद पीड़िता का अपमान करना या उसे परेशान करना न हो। जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस सारंग कोतवाल की पीठ ने निचली अदालतों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148, 151 और 152 का इस्तेमाल करने की ताकीद दी है। साथ ही कहा है कि अदालतें जिरह की ऐसी दिशा को रोक दे। पीठ ने पीड़िता को याद दिलाया कि उसे बचाव पक्ष के वकीलों के प्रश्नों के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जिरह के दरमियान पीड़िता के साथ हुई वारदात की चित्रात्मक पूछताछ और उस पर ट्रायल जज के निष्क्रिय दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हम गवाह को दिए इन सभी सुझावों को पुरजोर विरोध करते हैं। इन सवालों की अनुमति देने में विद्वान जज द्वारा अपनाए गए निष्क्रिय दृष्टिकोण के कारण हमें अधिक पीड़ा हुई है।
इन सुझावों ने बुनियादी गरिमा की सभी सीमाओं को पार कर दिया है। अदालत ने 25 वर्षीय वाहिता से सामूहिक बलात्कार के एक मामले में पुणे की सत्र अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाए 3 दोषियों की अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां की। मामले के अनुसार अप्रैल 2010 में पीड़िता ने पुणे के आईटी पार्क के हिंजेवाड़ी से 2 आरोपियों से ये सोचकर लिफ्ट ली थी कि एक साझा टैक्सी है, तीसरा आरोपी बाद में दोनों के साथ शामिल हो गया। पीड़िता को अंततः एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और तीनों ने सामूहिक बलात्कार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक नाबालिग का कल्याण केवल इस आधार पर तय नहीं किया जा सकता कि किस माता पिता के पास अधिक खाली समय है। कोर्ट ने आगे कहा कि एक व्यस्त अभिनेत्री की कार्य प्रतिबद्धताएं उसे उसके बच्चे की कस्टडी के लिए अनुपयुक्त नहीं बताती हैं। जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस NJ जमादार की खंडपीठ ने अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी के लिए अनुच्छेद 226 के तहत पति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें मुलाकात के अधिकार की अनुमति दी है। व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी अलग हुई पत्नी एक बेहद व्यस्त अभिनेत्री है और अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए समय और प्रयास देने की स्थिति में नहीं है। इसके विपरीत उन्होंने कोई पेशेवर प्रतिबद्धता नहीं करने का निर्णय लिया था। अलग हो चुके जोड़े की शादी 2013 में हुई थी और उनके बेटे का जन्म 2016 में हुआ था। पति ने दावा किया कि वैवाहिक विवाद के बाद उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा गया। परिणाम स्वरूप उसके बेटे को उसकी मां ने अवैध रूप से उससे दूर रखा, इसलिए उसे तुरंत बच्चे की कस्टडी दी जानी चाहिए। पत्नी ने तर्क दिया कि वो अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए काम कर रही है और याचिका खारिज करने योग्य है। अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पत्नी के वकील की दलील को खारिज कर दिया। जब मां ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चे को बेंच के सामने पेश किया, कोर्ट ने कहा कि निसंदेह अदालत को ये पता लगाना चाहिए कि दिए गए मामले में परिस्थितियों में बच्चे की कस्टडी को गैर कानूनी या अवैध कहा जा सकता है या नहीं। हालांकि मामला उस बिंदु पर नहीं टिकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट बहुत अधिक हो सकती है। यदि बच्चे का कल्याण ऐसा कहता है तो पति या पत्नी को बच्चे की कस्टडी देने के लिए सेवा में लगाया जाना चाहिए। अदालत ने अस्थायी व्यवस्था के तहत पिता को बच्चे के साथ प्रतिदिन आधे घंटे की वीडियो कॉल और सप्ताह में 2 बार 2 घंटे शारीरिक मुलाकात की अनुमति दे दी है। एस्प्लेड मुंबई में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका में अंधेरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से टिप्पणी मांगी, जिसमें गीतकार जावेद अख्तर की आपराधिक शिकायत को पूर्वाग्रह के आधार पर किसी अन्य मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। रनौत ने कहा कि उनके खिलाफ शुरू किया गया अपराध जमानती, गैर संज्ञेय और कंपाउंडेबल था। इसके बारे में जागरूक होने के बावजूद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RR खान ने हर मौके पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और परीक्षण शुरू होने से पहले ही रनौत को चोट पहुंचाने की मांग की। याचिका में कहा गया कि मजिस्ट्रेट जानबूझकर पक्षपाती दिमाग से आवेदक रनौत के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर रहा है। रनौत की याचिका के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों ने मजिस्ट्रेट की ओर से उसके खिलाफ पूर्वाग्रह दिखाया। कंगना रनौत को हर तारीख पर उपस्थित रहने के लिए मजबूर करते हुए, सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण अवज्ञा और अवहेलना, इस पहलू की अनदेखी करते हुए रनौत की प्रतिनिधित्व उनके वकील द्वारा प्रत्येक तिथि पर किया गया। स्थानांतरण याचिका का विरोध करते हुए अख्तर ने कहा कि ये केवल अंधेरी कोर्ट के समक्ष कार्रवाई में देरी के लिए दायर किया गया था। अख्तर ने वकील जय के भारद्वाज और प्रिया अरोड़ा के माध्यम से दायर अपने जवाब में कहा कि रनौत को पहली बार तलब किए जाने के 7 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद पहली बार स्थानांतरण याचिका में विवाद उठाया गया था। अख्तर ने अदालत को यह भी बताया कि अंधेरी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने से स्थायी छूट की मांग करने वाली रनौत की याचिका सुनवाई के लिए लंबित है। अख्तर ने रनौत के खिलाफ अंधेरी मजिस्ट्रेट का रुख करते हुए दावा किया कि रिपब्लिक टीवी पर प्रसारित उनके बयान भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का अपराध है। अंधेरी मजिस्ट्रेट ने रनौत को चेतावनी दी थी कि अगर वो अगली तारीख को सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं रहती तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।
केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरुवार को आपराधिक कार्यवाही में शामिल व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देते समय आपराधिक अदालतों द्वारा विचार किए जाने वाले दिशा निर्देशों को जारी किए जाने के लिए न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने पिछले 5 वर्षों से नए पासपोर्ट जारी करने की प्रतीक्षा कर रहे एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी आरोपी को विदेश यात्रा करने की अनुमति देना बहुत महत्वपूर्ण होगा, खासकर जब ये विदेश यात्रा करने के लिए एक नागरिक के मौलिक अधिकार और मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता को संतुलित करने की प्रक्रिया होगी। कोर्ट ने आगे कहा कि मानदंड निर्धारित करना महत्वपूर्ण है ताकि निर्णय को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से लिया जा सके। कोर्ट ने कहा कि कई बार विचार के परिणाम स्वरूप आवश्यक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि की बजाय मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक संतुष्टि होती है। इस व्यक्तिपरकता से बचने के लिए उन मापदंडों को निर्धारित करना आवश्यक है जो भविष्य के मार्गदर्शन के लिए अनुमति के अनुदान को नियंत्रित कर सकते हैं। याचिकाकर्ता जब वो केरल में था तो दुबई से जारी उसका पासपोर्ट खो गया था। हालांकि उसने तुरंत नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, लेकिन उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत दंडनीय अपराधों के मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता को पासपोर्ट कार्यालय से सूचित किया गया कि आपराधिक मामले के लंबित रहने के प्रतिकूल रिपोर्ट होने के कारण पासपोर्ट जारी करने की फाइल बंद कर दी गई है। लगभग 5 साल बाद उसने फिर से नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। हालांकि बेंच ने स्पष्ट किया कि मौजूदा व्यवस्था में कमियों को भरना कानून का काम है। ये विधायिका की अपनी नियम बनाने की शक्ति का सहारा लेकर या उचित संशोधनों के माध्यम से कमी को भरना है। हालांकि दुर्भाग्य से इस तरह के संशोधन सामने नहीं आए हैं। केरल हाईकोर्ट के समक्ष वकील और केंद्र सरकार के पूर्व काउंसलर ने एक रिट याचिका दायर करते हुए एक इच्छुक छात्रों को कोविड-19 के लिए तुरंत होम्योपैथिक दवाएं लेने की मांग की गई है। याचिका में वकील ने हाईकोर्ट का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि राज्य में स्कूल अगले महीने फिर से खुलेंगे। याचिकाकर्ता अधिवक्ता MS विनीत ने पहले स्कूली बच्चों को होम्योपैथिक रोग निरोधक दवाएं देकर उन्हें कोविड-19 के खिलाफ वैकल्पिक चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में एक प्रतिनिधित्व दिया था। हालांकि राज्य द्वारा उक्त प्रतिनिधित्व पर विचार करने, अनुमति देने और विफलता में याचिकाकर्ता को न्यायालय का रुख करने के लिए प्रेरित किया गया। अब आवेदन नवंबर के महीने में स्कूलों को फिर से खोलने के संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं के संदर्भ में दिया गया। हालांकि कोविड-19 के खिलाफ 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए याचिका का विरोध किया गया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया जिसमें यह दर्ज किया गया था कि कोविड-19 के खिलाफ होम्योपैथिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए होम्यो विभाग की कार्य योजना को राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया। याचिका सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर भी निर्भर करती है जिसके द्वारा होम्योपैथी को कोविड-19 को रोकने में चिकित्सीय सहायक के रूप में अनुमोदित किया गया था। साथ ही ऐसी दवाओं को प्रोफिलैक्सिस, सुधार और शमन के लिए दवाओं के रूप में संदर्भित किया गया। याचिका में संबंधित स्कूलों को अपने संबंधित छात्रों को होम्योपैथिक रोग निरोधी दवाएं सौंपने और इस तरह के प्रशासन और इसकी प्रभावशीलता के बारे में उचित डेटा बनाए रखने का निर्देश देने की मांग की गई है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.